All right, and good afternoon for the day. And today we have this class number 10, and hope you are all doing good. And what we'll discuss today is mechanism of folding. Whatever we have studied, the different types of folds, the classifications and stuff. So one question which is, which arises in mind whenever you visit in the field or you go to the field is how do these folds actually form? मतलब कारण क्या है ये बनते कैसे हैं? ठीक है. तो इस सवाल का जवाब जो है उसी को एक्सप्लेन करने के लिए उसी का उसके पीछे क्या मैकेनिज्म है वही आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे. तो फूड्स बनते कैसे हैं, किस वजह से बनते हैं, इस सवाल को एक तो नंबर वन इसका है कि ओरिएंटेशन ऑफ फोर्स और स्ट्रेस. ये तो हमें पता ही है कि स्ट्रेस और फोर्स के कारण जो है बेंडिंग वगैरह होती है रॉक्स की लेयर्स में. तो उस फोर्स और स्ट्रेस की ओरिएंटेशन क्या है उस पर्टिकुलर जगह पे वो ये डिटरमाइन करेगी उस जगह का फोल्ड कैसा है और उसकी बाकी जितनी भी टाइप्स हैं प्रॉपर्टीज. नंबर वन. नंबर टू इज योर डेफॉर्मेशन ऑफ फोल्डेड लेयर्स. फोल्डेड लेयर्स में और कैसी डिफॉर्मेशन हो रखी है. नंबर थ्री इज ज्योमेट्री ऑफ फोल्डेड लेयर्स और किस हिसाब में किस शक्ल में किस सूरत में वो फोल्ड बना है, कैसा दिखता है, उसकी ज्योमेट्री कैसी है. ठीक है. अब इन तीन पॉइंट्स को जो मैकेनिज्म्स हैं जो बैकअप करते हैं वो कौन कौन से हैं. सिंपल है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है. बस अपने दरवाजे, जहन के दरवाजे खुले रखना. नंबर वन इज बकलिंग ऑफ लेयर्स. ठीक है. बकलिंग क्या होता है, जब आप सामने फिगर देखोगे, फिगर 3.63 में ए पार्ट है. तो ये जो लेयर है, लेयर की थिकनेस के पैरेलली स्ट्रेस लग रहा है. ठीक है. इसे हम बकलिंग कहते हैं. और इस बकलिंग में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रहती है विस्कोसिटी. क्योंकि जो ये सामने फिगर आप देख रहे हो ना, ये सिंपल है. इसमें हम एक रॉक की लेयर को इमेजिन कर रहे हैं, मद्देनजर रख रहे हैं कि अलग से अकेली है. बट नेचर में ऐसा होता नहीं. नेचर में कभी मल्टी लेयर्स होती हैं, तीन चार लेयर्स इकट्ठे रहेंगी. बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग थेरेटिकली हम इसको देख रहे हैं सामने. आप बकलिंग ऑफ लेयर्स को नीचे जो 3.64 में आप देख लो, अलग अलग लेयर्स हैं जिनकी अलग अलग विस्कोसिटीज हैं, म्यू वन एंड म्यू टू. सो देयर इज अ डिफरेंस इन विस्कोसिटी. विस्कोसिटी को यहाँ पे रिप्रेजेंट म्यू से किया जा रहा है. सो देयर इज अ कंट्रास्ट इन विस्कोसिटी. सो बकलिंग ऑफ लेयर्स में विस्कोसिटी का होना बहुत जरूरी है, वो बहुत अहमियत रखता है. ठीक है. देयर शुड बी सम डिफरेंस इन विस्कोसिटी सो दैट कि जैसे यहाँ पे आप पर्टिकुलर फिगर में, फिगर 3.64 में देखो आप, जो म्यू वन ग्रे शेड में हॉरिजॉन्टल लेयर है विद थिकनेस टी, it's in it's embedded in a rock layer which has a thickness, sorry not thickness, which has a viscosity of mu2. ठीक है. तो इसी के राइट साइड में आप देखो फोल्ड हो रखी है ये लेयर. इसके ऊपर शॉर्टनिंग हो गई. ठीक है. इसमें शॉर्टनिंग हो गई, बकलिंग हो रही है इसकी. तो म्यू वन जो ग्रे कलर की, आप उस लेयर में देखो कैसे वेवलेंथ एक पर्टिकुलर क्लास वन फोल्ड्स बन रहे हैं जो हमने पढ़े थे पहले, क्लास वन टाइप के सिमिलर जो होते हैं वैसे वाले फोल्ड्स बने. ठीक है. सो दिस इज योर बकलिंग ऑफ लेयर्स जिसमें विस्कोसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है. विस्कोसिटी मतलब अलग अलग डेंसिटीज के अलग अलग विस्कोसिटी है, एज इफ दिस रॉक्स आर फ्लूइडिक इन नेचर. जैसे हम फ्लूइड की विस्कोसिटीज देखते हैं, अब उस मद्देनजर पे हम देख रहे हैं क्यों, क्योंकि हम डिफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, हम फोर्स और स्ट्रेस की बात कर रहे हैं. और रॉक के मटेरियल्स के बारे में तो आपने पढ़ा ही है. नंबर टू इज योर बेंडिंग. Bending is when stress is applied across the layers. In the figure, you can see figure number B in 3.63 on your screens. At high angles, how is stress applying? It's applying across. Unlike the buckling, it's applying. It's happening here in this particular case is across the layers. आप particularly bend कर रहे हो किसी चीज को. कभी देखा होगा खेलते खेलते हम किसी चीज को बेंड कर देते हैं. कोई मेटल की रॉड ले लो बचपन में, या लकड़ी ले लो फॉर से, तो उसे बेंड करने, तोड़ने की कोशिश में तो हम उसे बेंड करते हैं. ठीक है. ऐसा स्ट्रेस लगता है. सो दिस इज योर बेंडिंग ऑफ लेयर्स. एंड नंबर थ्री इज सिंपल शेयरिंग या स्लिप. ठीक है. ये जो आपकी 3.63 में ऊपर है उसमें आप देख सकते हैं. तो सिंपल शेयरिंग. अब मैं 3.64 फिगर पे आता हूँ. आई वांट टू एक्सप्लेन दिस. यहाँ पे आप एक चीज नोट करो कि मल्टी लेयर जो आपकी फिगर नंबर सी है, अलग अलग किस्म की लेयर्स हैं, अलग अलग किस्म की थिकनेसेस भी हैं. ठीक है. जो पतली वाली लेयर है उसमें आप वेवलेंथ्स देख लो कितनी ज्यादा है. सी फिगर में, आई एम टॉकिंग अबाउट फिगर सी.
एंड देन उसकी थिकनेस कितनी सी है। फिर आप मिडिल वाली लेयर में आ जाओ, इसमें आप देखो इसकी वेवलेंथ कितनी सी है, और आप सबसे नीचे बॉटम वाली लेयर पे आ जाओ, इसकी वेवलेंथ में फर्क कितना है। ठीक है, तो ये जो वेवलेंथ है ये डिपेंड करती है फोल्ड की थिकनेस पे और विस्कोसिटी पे। तो जो हमारी बकलिंग में किस वेवलेंथ के फोल्ड्स बने हैं, ज्यादा वेवलेंथ है, कम वेवलेंथ है, कैसी है, वो डिपेंड करता है उसकी थिकनेस और विस्कोसिटी के ऊपर। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. So we'll talk about in detail a bit about buckling. बकलिंग में होता क्या है, ठीक है ना। अब बकल फोल्ड्स बनने की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आइडेंटिफाई हो रखी हैं, मतलब फील्ड में क्या क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं बकलिंग में। सो नंबर वन योर पॉइंट इज नो फोल्ड विल डेवलप इफ अ लेयर इज परफेक्टली प्लेनर। अगर कोई भी कंट्रास्टिंग फीचर नहीं है तो उसमें कोई भी फोल्ड नहीं बनेगा। अगर एक ही लेयर है, परफेक्टली प्लेनर है, कोई कंट्रास्ट नहीं है, कोई डाइवर्सिटी नहीं है, तो उसमें कोई फोल्ड बनेगा नहीं। साथ में उसके क्या है, अगर उसकी पैरेलल बाउंड्रीज भी हैं और कांस्टेंट स्ट्रेस सिग्मा 1 जो है वो बाउंड्री की तरफ अप्लाई हो रहा है, तो इस केस में खाली थिकनिंग होगी लेयर की, फोल्डिंग नहीं होगी। ठीक है, नंबर वन पॉइंट. नंबर टू पॉइंट इज fold wavelength to thickness ratio is constant for each folded layer if, ये कांस्टेंट होगा तभी, इफ देर इज अ होमोजेनियस मटेरियल अंडर डिफॉर्मेशन। जो मैकेनिकली होमोजेनियस मटेरियल का मतलब क्या आ गया, अगेन नो विस्कोसिटी कंट्रास्ट, कोई डाइवर्सिटी, कोई चेंज नहीं है विस्कोसिटी में, मैकेनिकली होमोजेनियस लेयर है हमारे पास, लेयर या मटेरियल है, उसको वो डिफॉर्म हो रही है अंडर सेम सेट ऑफ कंडीशंस। तो यहाँ पे हमारा वेवलेंथ और थिकनेस का जो रेशियो है वो सेम रहेगा। इन टाइप ऑफ फोल्ड्स में कौन से, वो पीरियोडिक फोल्ड्स बनते हैं। ठीक है ना, जो हमने पहले ही पढ़ा था पीरियोडिक फोल्ड्स पहले क्लासिफिकेशन में, पुरानी क्लासेस अगर आपको याद हो तो। ये था पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 3 में आ जाओ, फिगर 3.65 को सामने देखो। यहाँ पे जो है फोल्डिंग का इफेक्ट जो है हर एक वेवलेंथ के डिस्टेंस पे चेंज हो रहा है, समझ रहे हो। हर एक वेवलेंथ में आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे फोल्डिंग का इफेक्ट जो है वो चेंज हो रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे फिगर 3.651 सॉरी फिगर 3.65 ए में देख लो, क्लास 1 बी जो उसको हम पर्लल फोल्ड भी कहते हैं, वो एक सिंगल लेयर में है इन फिगर नंबर ए। नाउ कम टू फिगर नंबर बी। फिगर नंबर बी में आप देख लो, हर एक वेवलेंथ पे क्लास 1 बी जहां पे लिखा है, यहाँ पे इसका हिंज थोड़ा ज्यादा कर्वी सा है, राइट। अब ये मल्टी लेयर की बात हो रही है, अलग अलग कॉम्पिटेंसी आ गई रॉक में, कोई रॉक ज्यादा ब्रिटल है, कोई डक्टाइल है। तो इसी में यह है कि क्लास 1 बी फोल्ड जो है वो तब बनते हैं, उस कैटेगरी में बनेंगे जहां पे मल्टीपल कॉम्पिटेंट लेयर्स जो है वो फोल्ड हो रखी हैं। ठीक है, और अगर इनकॉम्पिटेंट लेयर है तो वो क्लास 1 ए और 3 में डिफॉर्म होएगी। अगर कॉम्पिटेंट है तो 1 बी। अब आप यहाँ पे खुद देख लो, कॉम्पिटेंट इनकॉम्पिटेंट लेयर्स से मतलब का ये है कि कॉम्पिटेंट लेयर्स जो है वो डक्टाइल होती है, इनकॉम्पिटेंट हम बोलते हैं ब्रिटल लेयर्स को, मतलब जो टूट जाए आसानी से, जिसको हम बेंड करने से या ऐसी चीज के अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन के अंदर वो टूट जाएंगे, दे आर इनकॉम्पिटेंट। और जो नहीं टूटेंगे वो कॉम्पिटेंट है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी बकलिंग की। पांचवी प्रॉपर्टी इसमें क्या है, अगर हम स्ट्रेन पैटर्न को एनालाइज करें कि स्ट्रेन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी, तो आप फिगर नंबर ए में देख लो, इसमें जो आपका आउटर सरफेस है फोल्ड का, वहां पे आप एलिप्सिस की शेप देख लो कैसी है। एक तो वो लेयर के पैरेलल है एंड इट्स पैनकेक शेप्ड, राइट। एंड देन वी हैव ऑन द इनर लेयर the strain which are orthogonal to the layer, right? Vertically इसकी हैं जो inner layer में है, and they look like cigar shaped. तो इन दो के बीच में एक न्यूट्रल सा सरफेस है, मतलब जहां पे हमारा कोई स्ट्रेन का इंडिकेटर नहीं मिल रहा है, तो एंड वी हैव परफेक्टली सर्कल्स एट दिस सरफेस। तो हमारा बकल फोल्ड में क्या रहेगा, आउटर वाली लेयर जिसमें एक्सटेंशन होती है और इनर वाली लेयर जिसमें शॉर्टनिंग हो रही है, और इसमें एलिप्सिस की जो शेप्स हैं वो भी वैरी करती हैं, और उसके अलावा एक न्यूट्रल सरफेस रहता है जहां पे हमारे ना कोई शॉर्टनिंग हो रखी है ना कोई लेंथनिंग हो रखी है। तो एंड वी हैव अ परफेक्ट स्फेयर्स। तो ये स्ट्रेन पैटर्न और जो माइनर स्ट्रक्चर्स हैं बकल फोल्ड के,
वो अब ऐसा ही कहते हैं कि इसी कारण जो है हमारे पास जो फिगर नंबर आप बी देखो, आउटर लेयर में हमारे पास अलग अलग एक्सटेंशनल फीचर्स आ रहे हैं, जैसे एक्सटेंशनल जॉइंट्स हैं, नॉर्मल फॉल्ट्स हैं, वीन्स हैं और बुडेंस हैं। ये टिपिकल रहती है हमारी आउटर आर्क में, ये स्ट्रक्चर्स बनेंगे। वाइल इनर आर्क में हमारा क्या बनेगा, थ्रस्ट, दोज फीचर्स विच इंडिकेट शॉर्टनिंग। उसमें कौन कौन सा आता है, एक आता है थ्रस्ट, आता है फोल्ड्स या क्लीवेज मार्क। ये हमारे इनर आर्क के फीचर्स रहेंगे या टिपिकल रहते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम बात कर रहे हैं सेम बकलिंग की मल्टी लेयर्स में। एक ही रॉक के अंदर अलग अलग किस्म की रॉक्स हैं, ठीक है ना, अलग अलग किस्म की लेयर्स बन रखी हैं। अब इसमें आप देख लो फिगर 3.7 ए में, बकलिंग ऑफ मल्टी लेयर सीक्वेंस प्रोड्यूसेस फोल्ड्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। ठीक है, थिनर लेयर्स शो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, थिनर लेयर्स शो मोर फोल्ड्स इन कंट्रास्ट टू द थिकर लेयर्स। जो आपकी 3.67 में आप देख लो, थिन वाली लेयर्स है, कितनी ज्यादा वेवलेंथ है यहाँ पे। फिर जैसे थिक होती है तो अलग अलग वेवलेंथ की तरफ अलग अलग लेयर्स जो है अलग अलग वेवलेंथ में फोल्डिंग में शो कर रही है। अब एक आप स्पेसिंग इनमें से निकाल दो, सिनेरियो थोड़ा सा चेंज कर दो, स्पेस निकाल दो। अब ये तीनों लेयर्स जो हैं ये एक सिंगल लेयर की तरह बिहेव कर रही है, जहां पे सेम वेवलेंथ है सबकी, जो कि आपके फिगर 3.67b है। वी हैव क्लोजली स्पेस्ड layers. So in this scenario, all the three layers, they are behaving as if they are one. ठीक है ना। अब आपका नीचे वाली 3.68 फिगर में आ जाओ, यहाँ पे देखो क्या सिनेरियो है। अब एक लेयर थोड़ी थिक है, दूसरी लेयर थोड़ी थिन है, राइट। अब इसमें देख लो शॉर्टनिंग हो रही है, जो थिन वाली लेयर है उसमें पहले की फोल्डिंग होगी, हालांकि जो थिक लेयर है उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अब सेकंड ऑर्डर फोल्डिंग हो गया, अब थिक वाली लेयर भी फोल्ड हो रही है, जो आपकी फिगर नंबर सी में बन गई। ठीक है, थिक लेयर में फोल्ड हो गई और उसके साथ में ऊपर जो थिन लेयर थी वो भी साथ में, उसके सेकंड ऑर्डर फोल्ड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है इस केस में। ठीक है ना। हो सकता है क्योंकि ये थिक लेयर जो है ये टाइम के हिसाब से देखी हम, तो थिन लेयर के बरकस काफी लेट जो है इसमें डिफॉर्मेशन हुई है। सो वी गेट दिस टाइप ऑफ सिनेरियो एज वेल। ठीक है, सो दिस वाज आवर बकलिंग ऑफ फोल्ड्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेंडिंग ऑफ फोल्ड्स। ठीक है, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, इन बेंडिंग वी हैव जब एक स्ट्रेस अप्लाई होता है एट हायर एंगल्स। सो नंबर वन इज एग्जांपल ऑफ योर बुडेन्स। बुडेन्स में क्या रहता है ना कि इसमें एक रिजिड बॉडी है, जो एक इनकॉम्पिटेंट लेयर है बीच के अंदर जो टूट गई है, इसमें एक्सटेंशन हो रही है बट उसके सॉलिड पीसेस वहीं पे रहे हैं। ठीक है, और स्ट्रेस के कारण जो दूसरी लेयर्स है वो इसके आसपास फोल्ड हो रखी है, बट ये वाली फोल्ड नहीं हुई है। सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज अ बुडेन, वेयर इन अ रिजिड बॉडी, मतलब दिस पर्टिकुलर रॉक इट बिहेव्स एज अ रिजिड बॉडी, और उसके आसपास जो मैट्रिक्स में दूसरी रॉक्स हैं दे आर नॉन रिजिड, दे आर बिहेविंग लाइक अ प्लास्टिक material. So we get this particular type of scenario, which is figure number A, and we call this type of structure as Boudin's. ठीक है। अब नंबर टू, बेंडिंग लेयर्स कहाँ पे, किस सिनेरियो पे होती है, जहां पे नॉर्मल एक्सटेंशनल फॉल्ट्स हो रहे हैं, आप देख रहे हो। तो इसके जो अपर वाली लेयर्स है उसमें थोड़ा सा बेंड आ गया, थोड़ा सा फोल्ड एक आ रहा है। तो इस सिनेरियो में भी एक्सटेंशनल फॉल्ट्स में, यहाँ इस केस में भी हमारी बेंडिंग ऑफ लेयर्स होती है, एंड वी गेट फोल्डिंग इन रॉक्स। नाउ टॉक अबाउट फिगर नंबर सी। यहाँ पे आप एक डेंसिटी कंट्रास्ट देख रहे हैं। लो डेंसिटी, एक मिसाल के तौर पे सॉल्ट डोम बना है जो अपर लाइंग लेयर्स को पुश कर रहा है नीचे से। ठीक है, तो दैट रिजल्ट्स अगेन इन फॉर्मेशन ऑफ अ फोल्ड। अब एक फोल्ड बन रहा है। अब या तो ये एक इग्नियस रॉक की बॉडी भी हो सकती है या सॉल्ट का डोम भी हो सकता है, विच कैन कॉज फोल्डिंग और बेंडिंग इन द लेयर्स. This was your figure number C, and now let's talk about figure number D, which is an example of thrust. ठीक है, thrust with flat ramp geometry ऐसे भी हो सकता है। thrust के कारण भी हमारी फोल्डिंग बनेगी, जिसको हम किंकिंग भी कहते हैं, किंक बैंड्स। ठीक है, ये भी एक सिनेरियो है, इससे भी हमारी फोल्डिंग बनती है। एंड दिस इज पर्टिकुलरली बेंडिंग, जो हम प्रिसीजन की बात कर रहे थे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, विच इज स्लिप और फ्लो ड्यूरिंग फोल्डिंग। ठीक है ना। अब स्लिप होना, जैसे नॉर्मली आपको पता है कैसे बंदा स्लिप होता है, हम पहाड़ी में रहते हैं, हमने बर्फ भी देखी है,
या बर्फ ना भी हो, बरसात में भी स्लिप हो जाती है। आपको पता है बंदा कैसे पैरेलली जमीन के अलॉन्ग खिसकता जाता है, बस उसी चीज को आप इमेजिन करो। फ्लेक्सर स्लिप फोल्डिंग जो है ये कॉमन रहती है ब्रिटल टू ब्रिटल डक्टाइल पार्ट जो रहता है क्रस्ट का, हमारी अर्थ क्रस्ट का वहां। ठीक है, तो फ्लेक्सर फ्लो डक्टाइल डोमेन में साथ में आपकी फिगर 3.7a में देख लो, यहाँ पे जो है फ्लेक्सर हर एक लेयर की अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स पे हो रहा है, हिंजेस पे नहीं हो रहा है। ये जैसे आप, अगर आपने इमेजिन करना, जैसे आपने एक बुक पकड़ी है, बुक को आप बेंड करते हो, तो आप उसमें देख रहे हो इंडिविजुअल जो पेजेस हैं वो थोड़े से खिसक जाते हैं एक दूसरे से। प्रॉपर एक जो है डिस्प्लेसमेंट वो नहीं हो रही है, बट स्मॉल स्केल डिस्प्लेसमेंट हो रही है। व्हेनेवर यू बेंड अ बुक और अ स्टैक ऑफ पेपर, तो उसमें सेंटर में आप देखोगे कहीं पे खिसकना सी आप नोट करोगे। सो दैट इज जो एन एग्जांपल ऑफ फ्लेक्सर फ्लो। ठीक है, ओके, I had a call, so I had to discuss. Let's join again. All right, let's resume. We had a small technical error. So आप लोग सुन रहे हो ना? You are with me, right? Yes, sir. Good. Okay. हम यहाँ पे थे, flexure folding. Okay. अब आपको ये फिगर 3.7 में देखो, हर एक लेयर के अलोंग जो है फ्लेक्सर स्लिप हो रखा है। अब फिगर नंबर बी में आप देख लो, अगर आपने साइड पे देखना है ना, एक जो परफेक्टली स्क्वायर है वो जो रेक्टेंगल है वो पैरेललोग्राम में कन्वर्ट हो गया, तो उससे हम निकाल सकते हैं कि कितना स्ट्रेन है। जो एंगल है वो काई है, सो वी नो tan ऑफ काई इज इक्वल टू स्ट्रेन। तो इससे हमारे पास एक तो स्ट्रेन का आइडिया भी आ जाएगा, और दूसरी नंबर बात यह है कि थिकनेस जो है इस मॉडल में प्रिजर्व रहती है हर एक लेंथ के अंदर। ठीक है, अब हम प्योर फ्लेक्सर फ्लो की बात करेंगे। इसको हम कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं? आप फिगर 3.71 में देख लो, ए है एंड बी एंड सी। ए वाली में अगर जो है एक तो ऑर्थोगोनल लाइंस बन रही हैं और दूसरे में नहीं बन रही हैं। दूसरे में आप देख लो बी में कुछ भी नहीं हो रहा, दैट्स एन एग्जांपल ऑफ फ्लेक्सर फ्लो। और सी में जो है ऑर्थोगोनल फ्लेक्सर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगेन हिंजेस पे कुछ नहीं हो रहा है, आउटर आर्क में सारा कुछ हो रहा है। ठीक है ना? Pure flexure flow can be visualized by straining the inscribed circles and orthogonal lines in a layer. In this case, strain dies out near the hinge line, which is in contrast with the buckling. जहां पे, जिसको हम ऑर्थोगोनल फ्लेक्सर भी कह सकते हैं, जहां पे जो स्ट्रेन का पैटर्न है और उसके बीच में एक न्यूट्रल सरफेस आता है, वैसा यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है ना? सो दिस इज इन कंट्रास्ट विद buckling. So we call it as a pure flexure flow. All right. तो अब हम बात करते हैं स्लिप फोल्डिंग। स्लिप फोल्डिंग कुछ नहीं है, इस मॉडल के अलॉन्ग, इस मॉडल के तहत हमारे पास शेयरिंग जो होती है, जो स्लिप होता है वो क्लोजली स्पेस्ड प्लेन्स के लिए रहता है। ठीक है, विच आर ओब्लीक टू द फोल्डेड लेयर। तो ये वाला जो प्रोसेस है वो हमारा क्लास 2 फोल्ड्स बनाता है। आप फिगर नंबर ए को देख लो, इसमें स्लिप जो है बिल्कुल क्लोजली स्पेस्ड लेयर्स के अलॉन्ग हो रही है। जस्ट नोट द एक्शियल सरफेसेस जिगजैग पे मूवमेंट अपोजिट हो रही है। एक एक्शियल सरफेस पे कैसे मूवमेंट है और दूसरे एक्शियल सरफेस पे मूवमेंट टोटली चेंज हो गई है। सो देयर इज अ चेंज इन सेंस ऑफ स्लिपेज अक्रॉस एक्शियल सरफेस। अब फिगर नंबर बी देखो, कभी कभी हमारे पास हो सकता है ऑब्लिकली, ऑलरेडी ऑब्लिकली डिपिंग लेयर है, तो उसमें सिंपल शेयरिंग होगी। तो एक हमारे पास जो फिगर नंबर सी है उस टाइप की शेयरिंग की वजह से उस टाइप का फोल्ड बनेगा। फिगर नंबर डी पे आप फोकस करो, यहाँ पे देख लो आप, जो लेयर्स हैं वो एक एंगल पे शेयर हो रही है। जो यहाँ पे एक एंगल दे रखा है अल्फा। ठीक है ना? तो वो एक पर्टिकुलर बाद में उनकी थिकनेस भी चेंज हो गई, और किसी एक एंगल पे अगर शेयरिंग हो, सो वी हैव दिस एग्जांपल इन द फील्ड। ऑलराइट, तो आज का बस इतना ही था। अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। इफ यू वांट यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन इफ यू फील लाइक।